Hello, namaste, sat sri akal, adab. Welcome to Best Speaker Hub. Best Speaker Hub. I am Himani Agarwal, founder for Best Speaker Hub. Best Speaker Hub is again coming to you with a webinar. Best Speaker Hub is a platform where you will get speakers for your webinars, seminars, and personal consultancies. Be it motivational speakers, business coaches, stock market experts, personal finance experts, lawyers. We have n number of speakers. नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि बजट डे आ रहा है, बजट में कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इस टाइप की दुविधा सबके मन में है. तो इसी क्वेरी को हम सॉल्व करने के लिए बेस्ट स्पीकर हब लाया है ये वेबिनार मिस्टर अविनाश गोरखसाकर के साथ, जो बेस्ट स्पीकर हब की बहुत ही वेटरन स्पीकर है एंड ही इज द हेड रिसर्च फॉर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज. सो लेट्स वेलकम मिस्टर अविनाश गोरखसाकर और हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बजट डे में कौन से सेक्टर्स पे हमें ध्यान देना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर्स में नहीं करना है. वो जानना भी बहुत जरूरी है कि कहाँ हमें नहीं करना चाहिए, कहाँ कौन से सेक्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. और डोंट फॉरगेट, हम लोग एंड में आप सबकी क्वेरीज लेंगे, तो जो भी हमारे को जो जिसके पास भी कोई सवाल है अविनाश जी के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए. So let's start. Welcome, Mr. Avinash Gorakhsakar. Yeah, Himani, thank you very much. Thank you for inviting me on your platform. और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे ताकि all the participants can benefit from this webinar. So Himani, what I would like to do is we'll give a small overview about what can be expected in the budget, which are the sectors which are going to do well, and obviously then we can take the question answer session. So friends, budget day is there on Tuesday. Monday we'll have the economic survey. And I think a lot of expectations are being spoken about this budget, because like the previous year's budget, this budget is also going to be very important for the Indian economy, because post-COVID, the government has taken a lot of steps. And the best part for this budget, that is for budget 22-23, is that इस बार revenue receipts बहुत ज़्यादा मजबूत आए हैं. One clear indication is that the GST numbers for the last 3 to 4 months have exceeded 1 lakh crores. The non-tax revenues up till date have grown by almost 79%. So the government has got a lot of flexibility in giving growth and impetus, which is going to be the most important things, which is basically going to be watched by the capital markets closely. There are a lot of expectations from the capital markets कि long-term capital gains कितना होगा, STT निकलेगा कि नहीं. तो ये भी सारी बातों पे मार्केट्स की नजर रहेगी. हमको लग रहा है कि मार्केट में बजट एक बैलेंस बजट होगा और इसके 3 बड़े थीम्स रहेंगे. एक तो एग्री, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद मोनेटाइजेशन. जो सेक्टर्स हमको लग रहा है बहुत ही की सेक्टर्स जो इस बजट में अच्छी तरह से बेनिफिट करेंगे, उसमें एक तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर फोकस वाली जो कंपनियां होंगी, एग्री, एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स. उसके बाद मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कैपिटल गुड्स को भी इंक्लूड करेंगे. फाइनली पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स करने की उम्मीद रखती है. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी बड़े अनाउंसमेंट्स होने की उम्मीद है. रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए भी काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है. तो ये सेक्टर्स भी डेफिनेटली काफी एक्शन में आपको बजट वाले दिन पे भी देखने को मिल सकते हैं. उसके बाद ऑटो सेक्टर जो बहुत ही चर्चे में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, स्पेशली ज्यादा फाइनेंशियल कंसेशंस, पीएलआई स्कीम, और जो भी कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाते हैं वहां पे हो सकता है कि बड़े अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिले. उसके बाद दोस्तों जो सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो कंजम्पशन है. उसके बाद जो हेल्थ केयर है, बेसिकली जो हॉस्पिटल सर्विसेज है, यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट अच्छी तरह से फोकस करेगी, क्योंकि रूरल डिमांड वीक हो चुकी है. And to increase the rural demand, our expectation is that the government may announce lot of relief for the agriculture as well as for the rural sector. And most importantly, this being a political election year, you can expect a lot of public social schemes being announced in the budget. So I think overall we need to keep a positive view on the budget, especially for these sectors which I spoke to you. And finally, please look at the financials and the banking sector and the housing finance companies very closely. This is one sector where I think you're going to get a lot of boost. Affordable housing, real estate, ये सारी चीजें बजट में बहुत prominently figure होगी. और फाइनली टू कंक्लूड, पब्लिक सेक्टर डाइवेस्टमेंट जो आईपीओ है एलआईसी का,
उसके ऊपर टिप्पणी जरूर आएगी। काफी बड़े और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है जो मार्च के महीने में होने की गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करेगी। तो यहाँ से हमको लग रहा है कि बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को जुटाने में मदद मिलने वाली है। ओवरऑल बजट बैलेंस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और मुझे लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे को आपको मार्केट्स में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी क्योंकि बजट 11 बजे है मंगलवार को। लेकिन डेफिनेटली अगर आप प्रॉपरली फोकस के साथ ये सेक्टर्स पे फोकस करते हैं तो निवेश के काफी मौके आपको बन सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड हिमानी एज फार एज द बजट इज कंसर्न। जी जी सर। जी मिस्टर अविनाश, सब एक और चीज था कि अभी आपने बात करी कि एग्री सेक्टर और फर्टिलाइजर, इंफ्रा सेक्टर्स, या आपने बहुत सारे सेक्टर्स का नाम लिया कि हम लोग फोकस कर सकते हैं। अब आपने कहीं पे मेंशन किया कि हेल्थ सेक्टर में मतलब कितना आप देख सकते हैं हेल्थ सेक्टर का स्कोप, बिकॉज अभी ये कोरोना के टाइम पे, मतलब बिकॉज वी आर स्टिल इन द कोरोना टाइम ओनली, तो उसमें भी मतलब हेल्थ को जितना बढ़ावा मिल रहा है, तो उसके लिए आपका क्या राय है? ये देखिए मुझे लग रहा है कि कोरोना का जो थर्ड वेव है वो अभी भी चल रहा है और गवर्नमेंट ने देखा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ अभी मेडिक्लेम में हो चुका है, मेरे ख्याल से कैशलेस इंश्योरेंस में हुआ है, तो कहीं ना कहीं कैशलेस इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये चीजों पे गवर्नमेंट फोकस करेगी और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हॉस्पिटल सेक्टर्स को होगा। काफी ऐसी कंपनियां हैं इंडियन मार्केट में जो अभी लिस्टेड हो चुकी है। हॉस्पिटल्स भी एक बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर है और अगर मैं गिने चुने नाम लूँ तो फोर्टिस है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, किम्स हॉस्पिटल है, तो काफ़ी ऐसे विकल्प हैं जो निवेशकों को याद रखना चाहिए कि काफ़ी समय के बाद यहाँ पे निवेश के मौके मिलेंगे। और हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा फोकस गवर्नमेंट का बना है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर लोगों को पहुँचे और ऑब्वियसली कीमतें भी जो पॉलिसीज़ की वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। तो आई थिंक इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोना हो या ना हो, definitely healthcare will be a sector for the government's focus as well as for investors। तो ये हॉस्पिटल्स एक ऐसा प्ले है जो आप डेफिनेटली देख सकते हो। डायग्नोस्टिक कंपनीज भी है लेकिन मैं समझता हूँ कि डायग्नोस्टिक कंपनी से ज्यादा हॉस्पिटल कंपनीज में निवेश की काफी अच्छे मौके। अविनाश जी, क्या ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आप सेक्टर्स बता रहे हैं, क्या हमें ये स्पेशली बजट के लिए ही देखना है कि बजट में इसकी कुछ ना कुछ अपडेट आता है तब हम इसमें इन्वेस्ट करें, या इन सब सेक्टर्स में हम लोग पूरे साल के लिए, आप 2022 का बिकॉज स्टार्टिंग है, तो 2022 के लिए भी हम इनमें से कुछ सेक्टर्स को ध्यान में रख सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म निवेश की हम बात करें? जी, बिल्कुल देखिए बजट वाला दिन तो एक दिन होता है और बजट खत्म होते ही सभी को पता है कि आपका जो मेरे ख्याल से जो इंटरेस्ट होता है वो बजट खत्म होने के बाद निकल जाता है। लेकिन पूरे साल के लिए मैं समझता हूँ कि ये सारे सेक्टर्स में एक्टिविटी प्ले आउट होगी, अर्निंग्स कंपनीज की बढ़ेगी और जिस प्रकार से अभी नॉर्मलाइजेशन हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये जो भी सेक्टर्स हम आपको बता रहे हैं, ये अगले 12-15 महीने के लिए प्ले आउट होंगे। यहाँ पे निवेश के मौके हम 1 दिन या 2 दिन के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हमारा व्यू पॉइंट कम से कम नेक्स्ट 12 मंथ्स का है। तो ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एडवाइस है और जहाँ पे आपको मौके बजट वाले दिन पे मिलेंगे। बजट खत्म होने के बाद भी हो सकता है कि थोड़ी बिकवाली हो और आपको मिले। तो ये 12 मंथ्स का एक ब्रॉड इन्वेस्टमेंट थीम रहेगा इन्वेस्टर्स की। तो जी व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये हम लोग को सिर्फ एक इंट्राडे की या एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अविनाश जी ने, जैसे कि अविनाश जी ने मेंशन किया है कि आपको इसमें 12 से 15 महीने का टाइम लेकर चलना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास कुछ क्वेरीज आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अविनाश जी, हमारे पास सबसे पहले क्वेरी आई है एक चिराग सांघवी जी की। वो पीएसयू बैंक सेक्टर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि उसमें क्या आपकी राय है? देखिए पीएसयू बैंकों में हमने देखा है कि जो बड़े पीएसयू बैंक्स है वहाँ पे काफी इंटरेस्ट है। स्पेशली हम समझते हैं कि एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो गई है, लोन बुक ग्रोथ भी बढ़ा है और यहाँ पे मैं अगर नाम लूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है। यहाँ पे जो नतीजे आए हैं वो काफी उम्मीद से बेहतर आ गए हैं Q3 के लिए, आगे भी अच्छे आएंगे। और सबसे बड़ी बात, मार्केट काफी समय से इंतजार कर रहा है कि 2 पीएसयू बैंक जो गवर्नमेंट ने कही थी कि उसका पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक सेल आउट होगा, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। अगले 6-8 महीने के लिए आपको डेफिनेटली ऐसे पीएसयू बैंकों में निवेशित रहना चाहिए क्योंकि हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम निकल चुका है। आने वाले 6 से 12 महीने में यहाँ पे अच्छी आउट परफॉर्मेंस मिलेगी। तो डेफिनेटली नेट अगर किसी को पोर्टफोलियो भी बनाना है, तो ये अच्छा मौका है। अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट बास्केट बनाना है, तो बड़े पीएसयू बैंक्स पे प्लीज फोकस करिए। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ये बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है और यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइजेस आगे भी आने की उम्मीद है। जी, होप आपका चिराग जी, आपको ये आपकी क्वेरी का आंसर मिल गया होगा।
अविनाश जी, मैं एक और चीज जानना चाह रही थी कि अभी जैसे हम अभी आपने बात करी कि बजट में हमें कहाँ का निवेश करना है, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि ट्रैवल इंडस्ट्री की, कि जो अभी फिर से थोड़ा उसमें सब सिस्टम डाउन हो गया है, तो अगर किसी ने ऑलरेडी उसमें कुछ पैसा लगाया है, कुछ ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, तो आगे उसका क्या स्कोप आप देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है पहली बात तो ट्रैवल इंडस्ट्री में अभी भी तेज़ी का माहौल है क्योंकि ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, वो ये हमको ये बता रहे हैं कि लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्मल सी स्लोली-स्लोली वापस आ रही है। मुझे लग रहा है कि ट्रैवल रिलेटेड जो सेगमेंट्स है, इसमें मुझे लग रहा है कि एयरलाइन सेक्टर जो है हिमानी, उसको थोड़ा-सा इन द नियर टर्म अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक तो क्रूड की कीमतें बढ़ी है, इनके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, वो रॉ मटेरियल का होता है, क्रूड की कीमतें बढ़ती है, तो इनका मार्जिन ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है तो और भी गिरता है। सबसे बड़ी बात पूरी नॉर्मल सी एयरलाइन सेक्टर में आने के लिए आपको 6-8 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा और यहाँ पे ऑलरेडी जो विकल्प है, ये सारे स्टॉक्स काफ़ी फ़ास्ट तरीके से बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल अपसाइड कम है। रही बात टूर ऑपरेटर्स जैसे थॉमस कुक हो गया, ईज़ माई ट्रिप हो गया, होटल कंपनीज़ हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा मुझे लग रहा है रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट अपसाइड नहीं आएगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया कोई लेता है, कोई निवेश करे, इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स आपको शायद मार्केट परफॉर्मर वाले रिटर्न्स ही मिलेंगे। जी। और यहाँ पे हमारे पास एक और नया क्वेरी है सर, ये जानना चाहते हैं, व्हाट इज योर, वन सेकंड सर, ये है प्रवीण कुमार, इनका क्वेरी है कि न्यू एज कंपनीज, या जैसे अभी ये बहुत सारे आईपीओ नए नए आए हैं और अचानक से पेटीएम का देखा तो मतलब बहुत एकदम शॉकिंग रहा, तो आगे इन सब कंपनीज के लिए आपकी क्या राय है? पहली बात तो इन्होंने न्यू एज कंपनीज की बात की है, तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए काफ़ी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अभी भी कामकाजी मुनाफा कमाया नहीं है, प्रॉफिट की बात नहीं, नेट लॉस कमा रही है। तो ये सारी कंपनीज को हम समझते हैं कम से कम 2-3 साल का टाइम फ्रेम देना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी आईपीओ जब ये कंपनीज लेके आई थी, जैसे कि पेटीएम हो गया, उसके बाद ज़ोमैटो हो गया, यहाँ पे हमने देखा कि लोग फ्यूचर को देख के वैल्यूएशंस लगा रहे हैं। और ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात समझना चाहिए कि इन बिज़नेसेस में जब तक कैश फ्लो आता नहीं है, तब तक ये बिज़नेसेस वल्नरेबल है। यहाँ पे पेटीएम की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो कम से कम 2-3 साल तो इनका इन्वेस्टमेंट फेज़ चलेगा, तब तक कंपनी कोई मुनाफ़ा बनाएगी, ऐसा नहीं लग रहा है। रही बात ज़ोमैटो की भी, तो हमको लग रहा है कि 2-3 साल का व्यू लेके ही काम करना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू है या उससे भी मीडियम टर्म व्यू है, तो ऐसी कंपनीज़ में पैसा नहीं बनेगा। इन्होंने कैम्स के ऊपर पूछा था, मैं समझता हूँ देखिए कैम्स एक मोनोपोली बिज़नेस है और स 70-75% मार्केट शेयर कमांड करता है, म्यूचुअल फंड्स इनके कस्टमर्स हैं। तो ये कंपनी न्यू एज वाली बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट इनका तो मॉडल काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो ये हाँ कंपनी जी। अगर गिरावट में मिलती है तो ज़रूर खरीदिए, कैश फ्लो अच्छे हैं, डेट फ्री बिज़नेस है और सबसे बड़ी बात मोनोपोली बिज़नेस है। तो न्यू बिज़नेसेस में 2-3 साल का टाइम फ्रेम अगर रखें तो ही पैसा बनेगा, अदरवाइज़ इनको अवॉइड करें। प्रवीण जी, मुझे लगता है आपकी क्वेरी का आंसर यहाँ पे आपको मिल गया होगा कि आपको 2-3 साल का टाइम फ्रेम अविनाश जी ने कहा कि रखकर चलना पड़ेगा। एकदम से कोई कंपनी आई है तो आज ही आपको मुनाफा नहीं देकर जाएगी। आप 2-3 साल का थोड़ा पेशेंस रखिए। नई कंपनी को ग्रो होने का टाइम लगेगा, तो उसके बाद ही आपको वो पैसा उसमें बनेगा। सर, नायका के लिए भी सेम ही आपका यही रहेगा कि 2-3 साल का टाइम तो हमें रखना ही पड़ेगा? देखिए, नायका में एक बात अच्छी है कि ब्यूटी केयर बिज़नेस में ये एक अकेली लिस्टेड कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी पिछले 5 साल में ग्रो हो चुकी है और न्यू एज वाली कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में डिफरेंस ये है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत कम है। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि अगर कोई 3-4 साल रखता है, तो डेफिनिटली आगे चल के मुनाफ़ा अच्छा बनेगा क्योंकि ये स्पेस में बहुत कम लिमिटेड कॉम्पिटिशन है। अभी हाल ही में ऑफ कोर्स यहाँ पे रिलायंस ने भी डिसाइड किया है कि वो इस सेगमेंट में एंटर करेंगे। तो हमको देखना पड़ेगा कि कंपटीशन कैसे प्ले आउट होता है, लेकिन कंपेयर टू ज़ोमैटो या पेटीएम नायका का बिज़नेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमको लग रहा है कि वैल्यूएशंस थोड़े महँगे हैं, तो आपको 2-3 साल का नज़रिया अगर आप रखते हो, तो ऑब्वियसली अर्निंग्स ग्रोथ पकड़ती है, तो आपको मोटा-मोटी पैसा बनेगा। तो डेफिनिटली नायका इज़ बेटर पोज़िशन कंपेयर टू ज़ोमैटो और पेटीएम। जी, जी, प्रवीण जी, अब आपका मुझे लगता है दोनों क्वेरीज़ का आंसर आपको आराम से मिल चुका है। अविनाश जी, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने, अभी हम बात कर रहे हैं ब्यूटी में, अब कभी हमें सब न्यू एज के सवाल आ रहे थे, इस टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत आईपीओज़ आ रहे हैं। मतलब बहुत कंपनीज़ आईपीओज़ लेकर आ रही हैं। उसमें आपको ये हम कोई कैसे जज करें कि कौन-सी कंपनी में आपको निवेश करें, कौन-सी में ना करें? बिकॉज़ एक आईपीओ सबको लोभित ज़रूर करता है।
कि हाँ भाई इसमें भी डाल लेते हैं पैसा, थोड़ा इसमें भी डाल लेते हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है कि हम किसमें कैसे इनका सिलेक्शन कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो हिमानी आईपीओज़ के ऊपर मेरा एक सिंपल फंडा है कि आईपीओ में जभी भी कोई आईपीओ आता है, वो प्रमोटर अपना प्राइस डिसाइड करता है, वैल्यूएशंस की कोई फ़िक्र करता नहीं और यही बात हमने ज़ोमैटो में, पेटीएम में और काफ़ी ऐसे बड़े आईपीओज़ में देखी है। तो मुझे लग रहा है कि आईपीओज़ में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको वो बिज़नेस समझना है, वो बिज़नेस कंपनी क्या करती है, कितना कॉम्पिटिशन है और सबसे बड़ी बात क्या वैल्यूएशन पे वो शेयर आपको ऑफ़र कर रहा है। अभी के जो आईपीओज़ आए हैं यहाँ पे तो जो कंपनीज़ पी मल्टीपल माँग रही है वो करीबन 50, 60, 100 के पी पे ऑफरिंग आता है। तो ऐसे का आईपीओ से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आईपीओज़ में सही पैसा वही इन्वेस्टर बनाता है, जो बेसिकली 4-5 महीने के बाद जब आईपीओ की लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस कंपनी की दिखती है, तो रियल वैल्यू आपको मार्केट में झलकती है और आईपीओ फ्रैंकली एक एचएनआई और एंकर इन्वेस्टर्स का गेम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो छोटे निवेशक हैं, उनको थोड़ा-सा सावधानी बरतनी चाहिए, हर आईपीओ में पैसा मत लगाइए। हालाँकि अच्छे अच्छे आईपीओज़ प्रीवियसली हो चुके हैं, जैसे कि डीमार्ट हो गया है। मैं समझता हूँ कि अभी जो अडानी विल्मर का भी आईपीओ आ रहा है, वो काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो सिलेक्टिवली आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सारे आईपीओज़ में वैल्यूएशन प्लीज़ देखिए, क्योंकि वैल्यूएशन अगर महँगा है, तो डेफ़िनिटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ये 2-3 दिनों में पैसा तो प्रमोटर रेज़ करेगा, लेकिन इसकी प्राइस लिस्टिंग कैसी होगी और आउट परफॉर्मेंस फ्यूचर में होगी, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ज़्यादातर लोग आईपीओ मार्केट एक लॉटरी मार्केट के जैसे देखते हैं। तो अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन्स करना है, तो फिर आपको ऑब्वियसली आपका चांस लेके अप्लाई करना है, लेकिन अगर निवेश करना है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन जहाँ पे सस्ता हो, रीज़नेबल हो, ग्रोथ हो, वही आईपीओज़ में अप्लाई करें और मेरे ख्याल से मौके आपको ज़रूर मिलेंगे, पोस्ट लिस्टिंग भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आईपीओ में नहीं मिला तो आपको बाद में नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखें कि आईपीओ में 90% आईपीओज़ महँगे आते हैं और सिर्फ 8-10% आपको गिने-चुने मौके देते हैं। तो ये सिलेक्टिवनेस का गेम है। सारे आईपीओज़ में प्लीज़ अप्लाई मत करिए और ध्यान से पोस्ट लिस्टिंग ही खरीदने का मेरा राय रहेगा। जी, मुझे लगता है ये बहुत से व्यूअर्स को इससे एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिला है कि आईपीओज़ में आपको कैसे निवेश करना है। बहुत आईपीओज़ आ रहे हैं, सिर्फ आईपीओ आ रहा है तो आईपीओ ले लें, ऐसा मत करिए। वैल्यूएशन देखकर, अविनाश जी ने जैसा बताया, वैल्यूएशन देखकर, सही आकलन कर तभी ही निवेश करिए, क्योंकि ये मत भूलिएगा मार्केट, जो भी शेयर मार्केट है, ये रिस्क इसमें फिर भी रहता है। तो इसलिए प्लीज आप सभी बहुत अच्छे से वैल्यूएशन को चेक करके, पूरा मूल्यांकन करके, तभी इनमें आईपीओज में निवेश कीजिए। अविनाश जी, हमें एक और मैसेज पे सवाल आया है कि इसमें बर्जर पेंट और अदानी पावर का, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, बर्जर पेंट्स एक पेंट कंपनी है जो ज़्यादातर ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, रेसिडेंशियल मार्केट में भी सप्लाई करती है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं कि काफ़ी समय के बाद पेंट मार्केट में एक अच्छा अपटिक देखने को मिला है। हालाँकि रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़े हैं। अभी हाल ही में हमने एशियन पेंट्स के नंबर्स देखे तो मार्जिन्स काफ़ी खराब हो चुके थे क्योंकि क्रूड की कीमतें बढ़ी थी। तो अभी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि सारी पेंट कंपनीज इंक्लूडिंग बर्जर पेंट्स को थोड़ा-सा ये रॉ मटेरियल का और क्रूड का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। बट डेफिनिटली इन टर्म्स ऑफ इनका ज्योग्राफिकल रीच, इनकी एक्सपेंशन की बात करें, तो अगले 1.5-2 साल के लिए अगर कोई निवेश करना चाहे तो मेरे ख्याल से स्टॉक में कोई डाउट नहीं है कि क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी पसंद है। तो यहाँ पे लंबी अवधि के लिए ज़रूर आप एक पोज़ीशन ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी-सी चुनौती इन कंपनीज को फेस करनी पड़ेगी क्योंकि क्रूड एक रॉ मटेरियल है और क्रूड अगर 90-100 डॉलर होता है, तो वो थोड़ी-सी इनके मार्जिन्स को हिट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनिटली अच्छी बात है, बट येस, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा-सा इसको अगर कोई खेलना चाहे, तो इसको अवॉइड करे। 1.5 से 2 साल के लिए कोई निवेश करना चाहे, तो मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई मार्केट में थोड़ी गिरावट आती है, तो डेफिनिटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक। तो अजय जी, मुझे लगता है आपका इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि बर्जर के लिए उनका अदानी पावर के लिए भी था। अदानी पावर का क्या व्यू रहेंगे सर? देखिए, अडानी पावर भी पावर जनरेशन में है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का फ़ोकस अभी गवर्नमेंट पावर के ऊपर दे रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे दे रहा है, ग्रीन एनर्जी पे दे रहा है, तो हमको लग रहा है कि देखिए अडानी पावर एक काफ़ी बड़ा पावर जनरेटिंग प्लांट है। हालाँकि देखिए अभी भी कंपनी मुनाफ़े में नहीं है, लॉस में है। हमारा मानना है कि अगर कोई बड़े अनाउंसमेंट्स बजट में आते हैं, तो इसका फ़ायदा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर आएगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि अडानी पावर में जिस प्रकार का अभी उनका रॉ मटेरियल का एक अरेंजमेंट है कोल के लिए,
वो डेफिनेटली उनको अच्छी तरह से पावर जनरेशन ज़्यादा करने की काबिलियत रखता है। तो मुझे लग रहा है होल्ड करिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले डेढ़ 2, 3 साल के लिए अगर कोई रखने की कैपेसिटी रखता है, तो इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। तो अजय जी, आपका ये अदानी पावर और बर्जर के लिए थोड़ा आपको होल्ड रखना पड़ेगा, तो आपको आप 1.5-2 साल का अगर उसमें मार्जिन लेके चल सकते हैं तो आपको ये अच्छा पैसा दे सिक जाएगा। अविनाश सर, ये एक विकास गुप्ता जी का सवाल है, वो ओयो का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कैसा रहेगा। देखिए, ओयो भी एक न्यू एज कंपनी है और बेसिकली अभी तक सॉफ्ट बैंक ने इस कंपनी में काफ़ी निवेश किया था और फाइनली इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, करीबन मार्च-अप्रैल में आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये बिज़नेस भी अभी भी लॉस मेकिंग है क्योंकि अभी भी ये प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है कि ये नॉट ओनली इंडिया लेकिन यूरोप एज़ वेल एज़ एशिया में काम करते हैं और बेसिकली होटल कंपनीज़ का बड़ा एग्रीगेटर का काम करते हैं। तो ये बिज़नेस आगे भी ग्रोथ करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे मैंने पहले कहा कि देखिए ये बिज़नेस न्यू एज का बिज़नेस है तो वैल्यूएशन कितना आएगा और कौन से इश्यू प्राइस पे ये शेयर इश्यू करेंगे वो सबसे बड़ी बात है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनको 10 से 11 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन चाहिए ऐसे मार्केट रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। तो आईपीओ आने के बाद बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, एक बार वैल्यूएशन देखिए उसके बाद वी कैन टेक अ कॉल एज़ टू करना है कि नहीं, बट डेफिनिटली अगले 2-3 सालों के लिए जो ग्रोथ पोटेंशियल है इंडिया में प्लस ओवरसीज बिज़नेस में वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से आईपीओ आने के बाद वी कैन टेक अ कॉल इसमें अप्लाई करना है, नहीं करना है। बट वैल्यूएशन सबसे बड़ी यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट रहेगी। जी विकास जी, मुझे लगता है आपके सवाल का भी अभी आंसर मिला है कि थोड़ा जैसे कि अविनाश जी ने पहले भी कहा कि किसी भी आईपीओ में वैल्यूएशन देखकर ही निवेश कीजिए। तो अभी आईपीओ आने दीजिए, अच्छा जा सकता है, बट अभी एक बार आईपीओ आ जाए तब उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से पूरी डिटेलिंग देखने के बाद ही आप उसमें निवेश कीजिएगा। अगला सवाल हमारे पास एक अच्छा, महादेव जादव जी है। महादेव जी, हमने अभी आप ये बाद में रिकॉर्डिंग आपको इसका फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, उसमें अविनाश जी ने बजट स्पेसिफिक सेक्टर्स बताए हैं कि कौन कौन से बजट स्पेसिफिक सेक्टर्स है। आप जैसे उन्होंने बताया था एग्री सेक्टर, फर्टिलाइजर, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, हेल्थ सेक्टर, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आपको वीडियो के शुरू में इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। अब हमारे पास एक रवि कोकाटे जी हैं, वो कह रहे कि कोई ऐसा स्टॉक जिसमें वो 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं और सिप के तरीके से, मतलब रेगुलर इन्वेस्ट करके 10 साल तक कर सकते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर 10 साल का नज़रिया करना है तो कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड मैं एक स्टॉक बताऊँगा और एक पावर के बारे में बताऊँगा। एक तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आप सीडीएसएल जैसी कंपनी है, वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा निवेश करिए क्योंकि सीडीएसएल का जो बिज़नेस है वो कैपिटल मार्केट रिलेटेड है। अगर आपको 5 साल का या 10 साल का व्यू लेना है तो ये बिज़नेस कभी मरेगा नहीं। इंडिया में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मुश्किल से 5-6 करोड़ है। और जिस प्रकार से अभी कैपिटल मार्केट्स में नए-नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो इनको ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात इंश्योरेंस कंपनीज़ भी अभी पेपरलेस पॉलिसीज़ अनाउंस कर रही है, करने वाली है, तो इसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। और दूसरी कंपनी आईईएक्स रहेगी। आईईएक्स एक पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज चलाता है और ये भी टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म वाली बिज़नेस है। तो अगले 4-5 साल के लिए मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि हालाँकि नए प्लेयर्स आएँगे, इसका मार्केट शेयर 90-95% है, तो ये भी बहुत प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। ये भी करीबन 225-230 में अभी एक्स बोनस मिल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर ये 4-5 साल का एसआईपी करते हैं तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इनको मिलेंगे। दोनों कंपनीज़ बहुत ही सेफ है, बहुत ही अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी मैनेजमेंट्स के साथ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्ग टर्म में ज़रूर यहाँ पे पैसा बन सकता है। जी रवि जी, सीडीएसएल सर, एक और दूसरा कौन सा बताया था आपने, आईएक्स? आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अच्छा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आईईएक्स, ओके, ठीक है। तो एक सर ने सीडीएसएल बताया है रवि जी, और एक आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बताया है। तो इसमें आप 4-5 साल का निवेश करके आप सिप करके चल सकते हैं, तो अच्छा आपको दे सकता है, अच्छी आपको ग्रोथ इसमें मिल जाएगी। अविनाश जी, अभी हमारे पास एक मदरसन डिमर्जर को लेकर भी एक सवाल आ रहा है कि ये मदरसन का डिमर्जर हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मदरसन एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने पिछले 5 साल में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाया है और ये एक ऐसी ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, जिन्होंने टेक ओवर करके अपना ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश किया। अभी जो नेक्स्ट फेज़ ऑफ ग्रोथ है, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि वो कंपनी को 2 हिस्सों में बँटा रही है। एक तो वायर हार्नेस की कंपनी होगी और दूसरे जो प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट्स बनाती है वो कंपनी होगी। दोनों ही कंपनीज़ के शेयर्स लोग आई मीन इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। हमारा मानना है कि वायर हार्नेस का जो बिज़नेस है, वो बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड मॉडल है। यहाँ पे इनके काफ़ी बड़े डोमेस्टिक एज़ वेल एज़ ग्लोबल कस्टमर्स है। यूरोप
में इनके पास फोर्ड, उसके बाद क्राइसलर जैसी कंपनीज का कस्टमर्स है, इंडिया में मारुति है, महिंद्राज है, तो बिजनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मोल्डेड प्रोडक्ट वाला बिजनेस है वहां पे भी हमको लग रहा है कि आगे चल के कंपनी ये मान के चल रही है कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा और उसमें और उनको तेजी मिलेगी। तो डीमर्जर एक अच्छा समय है जब आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेके अगर फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम कम से कम 1.5-2 साल का रखिए। इसमें कोई डाउट नहीं कि बेसिकली एक शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी क्योंकि प्राइस एडजस्टमेंट होगा, बट 101% मैं समझता हूँ कि अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो आपको दोनों कंपनीज में अच्छी पोजीशन और अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास शेयर है तो होल्ड करिए, और अगर आपको खरीदना है तो डीमर्जर होने के बाद जब दोनों कंपनीज अलग अलग प्राइसेस पे लिस्ट होगी तभी खरीदिए, और 1.5-2 साल का नजरिया रखिए फॉर गुड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। जी, तो अभी अविनाश जी, हमने बहुत सारी क्वेरीज का आंसर दिया है। क्वेरीज तो अभी हमें और भी बहुत आ रही हैं, तो बट समय की कमी को देखते हुए मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सेशन को यहीं पे रैप अप करना चाहिए। मैं फिर भी व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेरी है अविनाश जी के लिए, तो आप हमारे को मेल कर सकते हैं bestspeakerhub@gmail.com पे, और आपको हम इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमें क्वेरीज पूछ सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे आपकी सभी क्वेरीज का आंसर करने के लिए। अगर अविनाश जी को आप किसी भी पर्सनल कंसल्टेंसी अविनाश जी से लेना चाहते हैं, अविनाश जी के साथ पूरे स्टॉक मार्केट के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, तो आप बेस्ट स्पीकर हब को संपर्क कर सकते हैं। बेस्ट स्पीकर हब www.bestspeakerhub.com पर जाकर, और आप और भी बहुत सारे स्पीकर्स बेस्ट स्पीकर हब के साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपको वेबिनार, सेमिनार्स, पर्सनल कंसल्टेंसीज के लिए आप लोग उनको बुक कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद बेस्ट स्पीकर हब। थैंक यू मिस्टर अविनाश, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू बेस्ट स्पीकर हब। आई होप कि हमारी ऑडियंस को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिला होगा और एक आइडिया मिला होगा कि बजट में कहाँ निवेश करें और कहाँ नहीं। फिर भी किसी की क्वेरी है तो हमें मैसेज कर दीजिए, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट दे दीजिए, डीएम कर दीजिए या मेल कर दीजिए bestspeakerhub@gmail.com। थैंक यू मिस्टर अविनाश। So this is all for budget section। स्टॉक मार्केट में कहाँ निवेश करना है बजट वाले दिन। बजट वाले दिन की बात करें तो बजट एक बिजनेस, मैं एक बिजनेस चैनल में रही हूँ, तो बिजनेस चैनल के लिए हमेशा से डी डे टाइप रहता है और हमेशा यही सबकी क्वेरी रहती है कि कहाँ पर हमें निवेश करना है स्टॉक मार्केट में। बहुत ज्यादा ये उस दिन का वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक मार्केट। तो अविनाश जी के व्यू पॉइंट्स मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत समझ आया होगा कि आपने कहां पर निवेश करना है। इन्होंने बहुत अच्छी क्लैरिटी से समझाया है। अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, आप लोग हमारे को डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं bestspeakerhub@gmail.com। स्टे ट्यून्ड विद बेस्ट स्पीकर हब फॉर अनदर वेबिनार पोस्ट बजट। तो हम लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। वी आर अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, and we are available on podcast as well by the name Best Speaker Hub. Thank you for your time.